हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा मैथ्स लेक्चरर के लिए, गणित व्याख्याता के लिए लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले हमने लेक्चर 1 देखा हुआ है, तो चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमने स्टार्ट क्या किया था? तो हमने स्टार्ट किया था समुच्चय से। ठीक है, तो हमने अपनी फर्स्ट क्लास में समुच्चय देखा है। समुच्चय का हमने बेसिक चीजें देख लिया है। अब हम और साथ में मैं एक बात यहाँ पे बताना चाहूँगी कि जो हमने अपने कल के सेशन में देखा था फॉर्म्स ऑफ सेट्स, जहाँ पे मैंने आपको प्रकार कहा था। प्रकार मतलब कि वहाँ पे यानी कि किन किन फॉर्म में सेट्स को लिखा जा सकता है, यानी कि समुच्चयों का निरूपण क्या होता है। ठीक, तो इंग्लिश में लिखा हुआ था रोस्टर फॉर्म, स्टेटमेंट फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, लेकिन मैंने आपको लिख करके हिंदी में क्या बताया था? रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप। ठीक है, और क्या मैंने बताया था? समुच्चय निर्माण रूप ये होता है। फिर मैंने आपको ये बता दिया, ये तो बिल्कुल सही है, रोस्टर रूप या सारणीबद्ध और समुच्चय निर्माण रूप। यहाँ पे मैं एक करेक्शन करना चाहूंगी। मैंने आपको कहा था ये जो स्टेटमेंट फॉर्म होता है वो रोस्टर फॉर्म का ही एक अंग होता है, यानी कि रोस्टर फॉर्म को ही हम स्टेटमेंट फॉर्म बोलते हैं। जी नहीं, यहाँ पे मैं थोड़ा चेंजेस करना चाहूंगी, और वो क्या चेंजेस मैं करना चाहती हूँ यहाँ पे, वो ये है कि ये जो आपका स्टेटमेंट फॉर्म है ना, वो आपका सेट बिल्डर फॉर्म होता है। जो स्टेटमेंट फॉर्म है वो आपका सेट बिल्डर फॉर्म होता है। ठीक है, जो समुच्चय निर्माण रूप रोस्टर अलग होता है, और वो कैसे लिखा जाता है मैंने आपको उसके नियम बता दिए थे। रोस्टर के लिए मैंने क्या नियम बताए थे? यदि हम रोस्टर की बात करें, रोस्टर रूप की बात करें, तो कैसे लिखा जाता है कि कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है, पहला पॉइंट था। और फिर मैंने क्या बताया था? इसको कैपिटल लेटर से, हम सेट्स को तो हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं बिल्कुल, और ये कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में क्या होता है? कॉमा होता है। तीसरी बात हमने जो देखी थी वो मैंने आपको ये बताई थी कि इनमें जो है क्रम मायने नहीं रखता है ना, कि क्रम में लिखा जाना है, कोई जरूरी नहीं है। आप बिल्कुल जिस अनुसार लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। 1 के बाद आप सीधा 4 लिख दो, फिर उसके बाद में आप 2 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हो वैसा। ठीक, फिर उसके बाद में चौथा हमने क्या देखा था कि कोई रिपीटेशन नहीं होता है, नो रिपीटेशन हमने देखा था। इसमें किस में हमने देखा था? हमने रोस्टर फॉर्म में देखा था, नो रिपीटेशन। ठीक, कोई रिपीट नहीं करना है आपको। ठीक, और उसके बाद में हमने जो है जो समुच्चय निर्माण रूप देखा था, तो उसमें हमने क्या देखा था कि उनको क्या करना है? संकेत में लिखना है, और उसके बाद में उनका हमें गुण लिख देना है। ठीक है, ये हमने किस में देखा था? तो समुच्चय निर्माण रूप में हमने देखा था, सेट बिल्डर फॉर्म को। ये जो सेट बिल्डर फॉर्म होता है ना, वो आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में भी दिया जाता है। स्टेटमेंट के फॉर्म में भी हम उसको लिखते हैं। कैसे लिखते हैं आगे आने वाले सेशन में मैं आपको बिल्कुल पूरा डिफाइन करके बताऊंगी। यहाँ पे थोड़ा, लेकिन कल का यहाँ पे हिंदी वाला बिल्कुल सही था, इंग्लिश वाले को मैंने कह दिया था कि स्टेटमेंट फॉर्म जो होता है वो रोस्टर फॉर्म को ही हम स्टेटमेंट फॉर्म बोलते हैं। जी नहीं, जो स्टेटमेंट फॉर्म होता है वो आपका सेट बिल्डर फॉर्म होता है। ये मैं आपको यहाँ पे बताना चाहिए। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज हमें प्रश्न करने हैं जो हमने कल पढ़ा है, उसी के आधार पर ये प्रश्न है कि इस तरीके से आपके एग्जाम में यदि हम एक एक करके सब चीज को क्लियर कर रहे हैं ना, कहीं पे भी आप लोगों के कुछ प्रश्न आपसे गलत ना होने पाए, इसीलिए मैं आपको एकदम बेसिक से पढ़ा रही हूँ। ठीक, तो आपको भी साथ देना है और अच्छे से पढ़ते हुए जाना है। फिर आपसे यहाँ पे प्रश्न क्या गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेट्स, निम्नलिखित में से कौन सी समुच्चय है, यानी कि इनमें से कौन समुच्चय है। यहाँ पे पूछा जा रहा है जे अक्षरों से प्रारंभ होने वाले वर्ष, ये क्या है? वर्ष लिखा गया है। जे अक्षरों से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स इन अ ईयर दैट स्टार्ट्स फ्रॉम अल्फाबेट जे। अब ये बताओ समुच्चय होने के लिए कंडीशन क्या होता है? हमने कल क्या पढ़ा है? समुच्चय होने के लिए कंडीशन होता है वेल डिफाइंड, सुपरिभाषित। ठीक, अब ये बताओ सुपरिभाषित संग्रह को मैंने आपको क्या बताया था कि व्यक्तियों के आधार पर परिवर्तित नहीं होगा। डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू पर्सन्स, यानी कि आपने जो कहा वो मैं भी कहूंगी, मैंने जो कहा वो अन्य व्यक्ति भी वही कहेंगे, क्योंकि उनका भी उत्तर वही आने वाला है। जे अक्षरों से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीने कौन कौन से हैं? जैसे कि जनवरी हो गया, ठीक, जनवरी हो गया, फिर जून हो गया,
जुलाई हो गया, है ना, जनवरी जून जुलाई हो गया। ये क्या है जी, अक्षरों से प्रारंभ होने वाले महीने हैं। अब इसमें क्या कोई भेद आएगा? आप ये बताओ, इसमें क्या कोई भेद आएगा? आप कुछ अलग बता रहे हैं, मैं कुछ अलग बता रही हूँ, ऐसा कुछ होगा? जी नहीं। सब लोग तो यही बोलेंगे कि वर्ष में जितने महीने होते हैं जो जे से प्रारंभ होते हैं वो जनवरी और जून जुलाई है। बिल्कुल, यानी कि ये क्या है, ये सुपरिभाषित है, ये वेल डिफाइंड है, इसीलिए पहला वाला क्या है हमारा उत्तर? पहला वाला हमारा उत्तर हुआ कि ये है हमारा सेट। सेट होने के लिए सुपरिभाषित होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए, इसीलिए फर्स्ट का आंसर क्या होगा ये, कि ये सेट है। इन निम्न में से कौन समुच्चय है? तो पहला वाला समुच्चय है। आगे देखते हैं, दूसरा पूछा गया, सभी समपूर्णांकों का संग्रह, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। ये बताओ, इवन इंटीजर्स क्या होते हैं? हमने कल देखा इंटीजर्स क्या होते हैं, तो इंटीजर्स होते हैं आपके, इंटीजर्स क्या होते हैं, कल हमने पूर्णांक क्या होते हैं, तो इंटीजर्स को मैंने आपको बताया था कि 0 प्लस माइनस क्या, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, ये होता है इंटीजर्स। होते हैं कि नहीं? बिल्कुल होते हैं। यानी कि इसमें ऋणात्मक भी आता है, धनात्मक भी आता है और इसमें शून्य भी आता है, ये होते हैं इंटीजर्स। आपसे पूछा गया है इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स को हम कैसे लिख देंगे बताओ तो? इवन इंटीजर्स, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, सभी समपूर्णांकों का संग्रह। क्या होता है सभी समपूर्णांकों का संग्रह? तो शून्य हो गया। और सम क्या होता है? तो सम क्या होता है? इवन क्या होता है? जो 2 से विभाजित होती हैं, जो 2 से विभाजित होता है, तो लिख दीजिए ना प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4। इसी तरीके से आप भी कहेंगे तो वो वही होगा, मैं कहूंगी तो यही उत्तर आएगा, अन्य कोई व्यक्ति कहेगा तो यही उत्तर आएगा। इसका मतलब ये वेल डिफाइंड है, ये सुपरिभाषित है, इसीलिए ये क्या है, ये सेट है। ये क्या है? देयरफॉर इट इज अ सेट, देयरफॉर इट इज अ सेट। इसलिए यह क्या है? यह समुच्चय है। ठीक। फिर लेखक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, क्या यह समुच्चय है? कलेक्शन ऑफ ऑल नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। बताइए, उनके द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह क्या समुच्चय है, क्या सेट है? उन्होंने जो उपन्यास लिखे हैं, जी हाँ। अब पूछे कैसे, क्यों? उन्होंने जो उपन्यास लिखे हैं आप भी वही बताएंगे, मैं भी वही बताऊंगी, कोई तीसरा पर्सन वो भी वही बताएगा, क्या कोई अलग बता देगा क्या? जी नहीं, वही बताया जाएगा ना। इसका मतलब ये वेल डिफाइंड है, ये सुपरिभाषित है। बदल जाएगा क्या उन्होंने जो लिखा है? जी नहीं, नहीं बदलेगा, यानी कि सुपरिभाषित है, सब लोग वही बताने वाले हैं। इसका मतलब वेल डिफाइंड है, सुपरिभाषित है, बदलेगा नहीं व्यक्तियों के अनुसार, इसीलिए ये क्या है? ये भी सेट है, ये भी समुच्चय है। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि नहीं? फिर उसके बाद भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह क्या होगा बताइए? प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, ये समुच्चय है या नहीं है? तो प्रतिभाशाली, कलेक्शन ऑफ इंडियाज 10 ब्रिलियंट राइटर्स। आपके अनुसार ब्रिलियंट राइटर कोई और हो सकते, मेरे अनुसार प्रतिभाशाली लेखक कोई और हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, कोई तीसरे व्यक्ति, चौथे व्यक्ति, सबके अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। तो क्या ये वेल डिफाइंड है? जी नहीं, ये नॉट वेल डिफाइंड है, यह सुपरिभाषित नहीं है। जब ये सुपरिभाषित नहीं है तो ये क्या नहीं है? इट इज नॉट अ सेट, नॉट अ सेट, यह समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? फिर आ जाइए, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, क्या यह समुच्चय है? क्या यह सेट है? जी हाँ। कैसे? आप जो संग्रह बताएंगे बच्चों का, तो आपने जो बता दिया, फिर उसके बाद कोई दूसरा व्यक्ति बताए वो भी वही बताएगा, शिक्षक भी वही बताएंगे, प्रिंसिपल भी वही बताएंगे, अन्य कोई भी वही बताएगा कि इस कक्षा में कितने बालक हैं, उनका संग्रह क्या है, सब वही बताएंगे। कोई अलग बता देगा क्या? जी नहीं, सब एक बताएंगे। यानी कि ये वेल डिफाइंड है। ये क्या है? ये वेल डिफाइंड है, इसीलिए ये क्या हुआ? ये सेट है। ये क्या है? ये सेट है, ये सेट नहीं था। क्यों? क्योंकि ब्रिलियंट राइटर्स अलग अलग हो सकते हैं, प्रतिभाशाली लेखक अलग अलग हो सकते हैं। आपके अनुसार कोई और है, अच्छा, मेरे अनुसार कोई और है,
ठीक है, समझ में आया? कहीं पे अब गलती होगी समुच्चय पहचानने में, कहीं पे आपसे त्रुटि होगी, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मेरी आशा यही है कि आप लोगों से गलती नहीं होनी चाहिए। हम आ जाते हैं दूसरे प्रकार का प्रश्न, वो टाइप 1 था। अब टाइप 2 में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ। निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर या सारणीबद्ध रूप में हमें लिखना है। राइट द फॉलोइंग इन रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म का तरीका अभी जस्ट मैंने बता दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि इनको जो है आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ये किस फॉर्म में दिया गया है पहले तो ये जानो। तो ये समुच्चय निर्माण रूप में दिया गया है प्रश्न, आपको इसको रोस्टर फॉर्म में बदलना है। किस में बदलना है? रोस्टर फॉर्म में बदल देना है। आइए बदलते हैं। क्या दिया गया है? a का मान क्या है? तो a लिखा गया है x। इसका मतलब क्या होता है? सच दैट, इस प्रकार से। x इस प्रकार से है कि x एक पूर्णांक है और -3 से लेस है और 7 से भी -3 से बड़ा है और 7 से लेस है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बनाना है, बना देते हैं। आइए चलिए, यहाँ पे बोला गया -3 से कम, तो x ऐसा है -3 से बड़ा। -3 से बड़ा क्या होता है? -2 होता है। कहाँ तक जाना है? तो आइए चले जाते हैं। 7 से कम होना चाहिए, 7 से कम यानी कि -1 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, फिर उसके बाद 1 आएगा, 2 आएगा, 3, 4, 5 और 6 आएगा। आएगा कि नहीं? जी हाँ, बिल्कुल आएगा। तो हमने कैपिटल लेटर से डिनोट कर दिया, हमने करली ब्रैकेट लगा दिया, हमने माइनस लिख दिया, मैंने माइनस कह दिया क्या? हमने कॉमा भी लगा दिया। तो ये क्या है? ये आपका रोस्टर फॉर्म हुआ। क्लियर है? कोई भी चीज रिपीट हुई यहाँ पे? जी नहीं, रिपीट नहीं होना चाहिए। क्रम मायने नहीं रखता, जिस भी क्रम में सजा दे सज जाएगा ये। ठीक, तो यहाँ पे पूछा गया था x कैसा है? x लाई कर रहा है किसके किसके बीच में? -3, 7, यानी कि x जो है -3 से बड़ा है लेकिन 7 से छोटा है। अब मैं ऐसे लिख देती तो आपका उत्तर हो जाता -3 और उसके बाद में -2 और उसके बाद में पूरा। ठीक, कहाँ तक? तो 6 तक। मैं यहाँ पे बना देती ये, तो उत्तर कहाँ तक पहुँच जाता आपका? यानी कि -3 से लेकर के कहाँ तक उत्तर चला जाता? 7 तक। यानी कि ये क्या है? लेस देन एन इक्वल टू है, यानी कि इक्वल, उसको भी आपको लेना है। अभी यहाँ पे आपका इक्वल साइन नहीं दिया गया है, इसीलिए हमने उनको छोड़ दिया है, यानी कि हमने -3 और 7 को छोड़ दिया है, क्योंकि प्रश्न में नहीं पूछा गया है। यदि पूछा जाता तो हम लिखते क्या? जी हाँ, हम बिल्कुल लिखते। तो आपसे गलत नहीं होना चाहिए। समझ में आया है? आगे बढ़ जाए हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बी क्या दिया हुआ है? x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब ये बताओ x क्या है? तो x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या कल मैंने बताया है कहाँ से प्रारंभ होती है? तो प्राकृत संख्या आपकी प्रारंभ होती है 1 से। होती है क्या? जी हाँ, बिल्कुल 1 से प्रारंभ होती है प्राकृत संख्या। 1 से कहाँ तक जाती है? 1, 2, 3, 4 इन्फिनिटी तक जाती, अनंत तक जाती है। ठीक, बस वही पूछा गया है। प्राकृत संख्या लिखनी है आपको, लिख दीजिए प्राकृत संख्या, लेकिन ऐसी प्राकृत संख्या लिखिए जो 6 से कम है। 6 से कम है तो यानी कि आपको क्या लिखना है? 1, 2, 3, 4, 5 यही लिखना है क्या? जी हाँ, बिल्कुल यही लिखना है और आपका आंसर बन जाएगा करेक्ट। यही आएगा आपका आंसर। ठीक, आप भी बनाते चलिए। समझ में आया है या नहीं? अपने आप को टेस्ट कीजिए। फिर उसके बाद तीसरा प्रश्न दिया है c इक्वल्स टू x इज सच दैट x इज अ 2-डिजिट नेचुरल नंबर हुज एडिशन इज 8। x ऐसा है कि x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। जिसके अंकों का योगफल 8 है, लेकिन यह 2 अंकों की ऐसी संख्या है, प्राकृत 2 अंकों की प्राकृत संख्या है। अब चलो बना लेते हैं, 2 अंकों की प्राकृत संख्या है तो बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा है कि उनका योगफल 8 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? उनका योगफल 8 आना चाहिए। तो हम 8 1 से प्रारंभ कर देते हैं। चलो कर दें। जैसे कि हमने लिख दिया 1 7 8 हो गया। फिर उसके बाद में लिख दीजिए 2 6 आ गया। फिर लिख दीजिए 3 5 8 आ गया। फिर उसके बाद 4 4 लिख दीजिए, आ गया। फिर उसके बाद में 5 3 लिख दीजिए, आ जाएगा 8। फिर उसके बाद में 6
और 2 लिख देंगे 62, यानी कि ये भी 8 आता है। फिर 7 1 8 आता है, फिर 8 0 8 आता है, यानी कि इनके डिजिट्स को ऐड करोगे तो 8 आना चाहिए, जिसके अंकों का योगफल 8 आना चाहिए। 2 डिजिट नेचुरल नंबर है, ये सब नेचुरल नंबर है क्या? जी हाँ बिल्कुल है, क्योंकि नेचुरल नंबर तो 1 से प्रारंभ होकर के अनंत तक जाता है। तो ये क्या है, हमने लिख दिया, सी का मान लिख दिया, हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया है। ठीक, समझ में आ गया? कहीं पे कोई गलती, कहीं पे कुछ चीज समझ में ना आए तो बिल्कुल आप हम मुझसे पूछ सकते हैं ना। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय लिखना है। सेट ऑफ ऑल अल्फाबेट्स ऑफ वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। आइए लिख देते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के सभी अक्षरों के सभी अक्षर, ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय लिखना है। तो D इक्वल्स टू क्या पढ़ा है हमने कॉमा कॉमा करके लिखना है TRI। ठीक, G लिख दो, फिर उसके बाद N लिख दो, फिर उसके बाद में क्या लिखोगे, ट्रिग्नो, O लिख दो, फिर उसके बाद में क्या लिखोगे, M लिखेंगे हम। ठीक, फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे, E लिख देंगे, फिर T लिखेंगे क्या, बताओ T लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि पहले से T हो चुका है। R लिखेंगे क्या, G नहीं लिखेंगे, तो फिर क्या लिख देंगे, Y लिख देंगे। रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, एक बार बस लिखना है। रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, एक बार बस लिखना है, जो कि हमने लिख दिया। क्रम मायने रखा क्या? नहीं, पहले हम E लिखेंगे, फिर G लिखेंगे, फिर उसके बाद में आगे बढ़ाएंगे। नहीं, क्रम मायने नहीं रखता, रोस्टर में क्रम मायने नहीं रखेगा, लेकिन रिपीट नहीं करना है आपको। तो ये आपका क्या है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन गया, ट्रिग्नोमेट्री। अब यहीं पे आपसे पूछ लेता कि बेटर को लिखो। चलो लिखो, तो अपने अपने कॉपी में सब लोग लिखो। बेटर को लिख करके दिखाओ रोस्टर फॉर्म में। बेटर को यदि हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे B लिखेंगे, E लिखेंगे, T लिखेंगे और R लिखेंगे। क्या दोबारा TE लिखना पड़ेगा क्या? जी नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि रिपीट नहीं करना है हमें। तो बेटर को हमने समुच्चय के रूप में लिख दिया BETR। ठीक, समझ में आया? अब आ जाओ अगले प्रश्न में। क्या पूछा गया है? x इस प्रकार से है कि x एक विषम प्राकृत संख्या है। विषम प्राकृत संख्या यानी कि ऑड नेचुरल नंबर है। ऑड क्या, विषम क्या होता है? जो 2 से भाज्य नहीं है, जो 2 से विभाजित ना हो, भाज्य नहीं, जो 2 से विभाजित ना हो, विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2 इज ऑड नंबर। तो जो ऑड नंबर है, तो ऑड नेचुरल नंबर को आपको सेट बनाना है। आइए बना लेते हैं। नेचुरल नंबर 1 से प्रारंभ होगा। अब आप ये बताओ कि ये जो हम बात करें किसकी, ये जो ये जो नेचुरल नंबर है जो 1 से प्रारंभ, जो 1 से स्टार्ट होता है, तो आपका ये एक्सक्यूज मी प्लीज, ये जो 1 है आपका क्या ऑड है? क्या 1 ऑड है या नहीं है? ये पहले आप लोगों को सोचना है कि 1 ऑड है या नहीं है। विषम प्राकृत संख्या की यदि हम बात करें, क्या 1 ऑड है? तो 1 हम क्या लिखेंगे, विषम प्राकृत संख्या, तो हम लिखेंगे 1 लिखेंगे। जी हाँ लिखेंगे 1 3 5, फिर 7 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे, फिर 11 लिखेंगे। उसके बाद में और भी लिखिए, लेकिन नेचुरल नंबर तो अनंत तक जाता है, तो अनंत तक हम ले करके चले गए। तो 1 लिखना है आपको, विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2, तो 2 को छोड़ दो। तो 1 क्या है आपका, ऑड है। ये चीज को याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, समझ गए आप लोग? आई होप इतना चीज आप लोगों से बन गया होगा। जहाँ पे हमें किसमें दिया है, हमें दिया है समुच्चय निर्माण रूप दिया गया है, हमें रोस्टर में बनाना है, हमें सेट बिल्डर फॉर्म दिया है, हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कन्वर्जन सीख गए, आगे बढ़ जाए हम लोग। आगे क्या दिया हुआ है, अब टाइप 3 यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करना है। समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करना है, यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म में अब हमें रिप्रेजेंट करना है। आओ रिप्रेजेंट कर लेते हैं, सीखते हैं। सीखेंगे नहीं तो जानेंगे कैसे, है ना। अब हमसे पूछा गया है कि 2 4 6 लिखा गया है, यानी कि रोस्टर फॉर्म दिया गया है, हमें इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म के लिए हमने पढ़ा क्या था, पहले तो ये बताओ। हमने समुच्चय निर्माण के लिए हमने नियम क्या पढ़े हैं, हमने कल पढ़ा है ना नियम, और मैंने लिख करके भी आप लोगों को बताया है कि नियम क्या होता है समुच्चय निर्माण का, समुच्चय निर्माण रूप का नियम क्या होता है। तो हमने इसका नियम पढ़ा था कि इस विधि में मंझले कोष्ठक, इस विधि में मंझले कोष्ठक में अव्ययों के लिए x
या कोई अन्य, x या कोई अन्य या फिर कोई भी और ले लो, x जरूर नहीं, जरूर x या फिर कोई, x नॉर्मली यूज किया जाता है इसलिए x ले लेते हैं। x या कोई और संकेत लिखकर उसका गुणधर्म लिखना है, उसकी प्रॉपर्टी को लिख देना है। ठीक, तो आओ लिख देते हैं हम लोग। तो ये पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि 2 4 6 को जो कि इन्फिनिटी तक जाता है उसको हमको सेट बिल्डर से रोस्टर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, जैसे कि a इक्वल्स टू, पहली बात तो हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं सेट को, बिल्कुल हमने लिख दिया। फिर x को लिखें। अब यहाँ पे पहले हमें समझना है, लिख नहीं देना है, जो इच्छा वही लिख देना है, नहीं, पहले इसको समझो कि 2 के बाद 4 आया है, 4 के बाद 6 आया है, यानी कि ये क्या हो रहा है, ये तो सम संख्या है, सम है, इवन नंबर है। और इवन नंबर ये कैसा है, ये इवन नंबर ऐसा है जो कि प्राकृत है, बिल्कुल प्राकृत है, यानी कि नेचुरल नंबर्स है ना। लेकिन ये बन कैसे रहा है, 2 आया है, 2 मतलब कि 2 गुणे 1, 2 इंटू 1, फिर उसके बाद में आया 4, तो यानी कि 2 गुणे 2, 1 2, फिर उसके बाद आया 6, तो 2 गुणे एक्सक्यूज मी प्लीज, फिर 2 गुणे 3 यानी कि 6 आ गया। इसी तरीके से डॉट डॉट दिया यानी कि 8 लिखोगे तो 2 गुणे 4। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये 2 तो एक ही है, 2 तो नहीं बदला, लेकिन ये बदल रहा है 1 2 3 4 5 6, यानी कि अनंत तक जाएगा, अनंत तक इसका रिजल्ट भी आएगा। इसका मतलब ये क्या है, ये प्राकृत संख्या है, ये नेचुरल नंबर का समूह ये बता रहा है। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि ये तो 2 है, ये क्या है, ये 2 है, यानी कि हम इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं कि x is such that x equals to 2n और कॉमा करके n belongs to n लिख सकते हैं क्या, यानी कि 1 2 3 से लेकर के अब 2 है, 2 इंटू 1 आया 2, फिर 2 इंटू 2 आया 4, देख लो वही लिखा गया है कि नहीं। फिर 2 इंटू 3 करोगे आएगा 6। अब यहाँ पे आप रखते जाओ n प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 बढ़ाते जाओ और ये आपको ये मिलता जाएगा 2 4 6 8 10 12 मिलता जाएगा कि नहीं, जी हाँ मिलता जाएगा। तो बस आपको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए केवल आपको समझना है कि लिखा क्या है, ये यहाँ पे लिखा क्या है, ये कौन सा फॉर्म चल रहा है, ये तरीका कौन सा, क्रम कौन सा है, ये बस इसको यदि हमने सीख लिया, इसको हमने समझ लिया तो बात हमारी बन गई, बात हमारी बन गई। यहाँ पे ये x हुआ, ये 2 हुआ, ये तो 2 नहीं बदला है ना कहीं पे, ये और ये क्या है n प्राकृत संख्या है, ये क्या है प्राकृत संख्या है। तो n करके लिखो और लिख दो कि n बिलोंग्स टू, यानी कि इसमें है, n किस में है तो प्राकृत संख्या में है। ठीक, समझ गए आप लोग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, फिर क्या है 1 4 9 100 तक गया है, ये अनंत तक नहीं गया है, ये अनंत तक गया था, इसीलिए हमने n बिलोंग्स टू n बस लिख दिया, उसके अलावा कुछ नहीं लिखना पड़ा, हमें आगे कुछ चीज नहीं लिखना पड़ा कि कितने तक n जा रहा है, नहीं। अब यहाँ पे आ जाओ 149, यानी कि यहाँ पे आप पैटर्न को समझो पहले, पैटर्न क्या चल रहा है। तो पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 1 का स्क्वायर किया गया तो 1 आया, 2 का स्क्वायर किया गया तो 4 आया, 3 का स्क्वायर किया गया तो 9 आया, इसी तरीके से 4 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 16, फिर ऐसे बढ़ाते बढ़ाते 10 का स्क्वायर करे होंगे तो आया है 100। बिल्कुल ये पैटर्न चला है, यानी कि हम क्या यहाँ पे लिख सकते हैं b इक्वल्स टू a, तो हमने लिख लिया था, ऐसा नहीं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल b जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो। तो यहाँ पे ये तो हो गया हमारा x, ये हो गया हमारा x, और ये 1 2 3 4 क्या है प्राकृत संख्या है, क्या है प्राकृत संख्या है। तो 1 2 3 4 क्या होती प्राकृत संख्या होती है, यानी कि ये n लिख दें। क्या ये कहीं पे बदला क्या, जी नहीं ये नहीं बदल रहा है, ये तो 2 वहीं तक है, यानी कि n का स्क्वायर है, जी हाँ। तो x को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x इज सच दैट x इक्वल्स टू n स्क्वायर लिख दें।
हाँ, और लेकिन कंडीशन लिखनी पड़ेगी। क्या कंडीशन लिखनी पड़ेगी कि n क्या है, प्राकृत संख्या है, और प्राकृत संख्या हमारी n की ऐसी है कि वो कहाँ से कहाँ तक है, तो वो है 1 इज लेस देन इक्वल्स टू n, और क्या है 10, 10 तक ही गया ना, अनंत तक तो नहीं गया है। अनंत तक गया क्या जी, नहीं, अनंत तक नहीं गया। तो जहां तक गया है वहां तक आप बता दीजिए कि यहां तक गया है। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को कैसे बनाना है सेट बिल्डर फॉर्म। पहले पैटर्न को समझना है, पैटर्न को समझने के बाद बस वहां पे आप लोगों को लिख देना है, कंडीशन लिख देनी। तो यहाँ पे हमने ये वाली लास्ट वाली कंडीशन क्यों ऐड की, क्योंकि यहाँ पे रोक दिए थे 100 तक, तो हमने 10 तक हमको लेना है, यानी कि 1 से प्रारंभ करके 10 तक जाना है। यहाँ पे नहीं रोका गया था हमें कि कहाँ तक जाना है, इसीलिए हमने आगे की कंडीशन नहीं लिखी है। अनंत दिया गया है, इन्फिनिटी दिया गया है। ठीक, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। 3, 6, 9, 12। 3, 6, 9, 12 को पहले तो पैटर्न को समझो, क्या है ये, 3 है, ठीक, तो 3 कैसे आया, 3 के बाद 6 आया है, 9 आया है, 12, यानी कि 3 का पहाड़ा चल रहा है, 3 का टेबल चल रहा है, यानी कि 3 इंटू 1 3 होता है, फिर 3 इंटू 2 6 होता है, फिर 3 इंटू 3 9 होता है, फिर 3 इंटू 4 12 होता है, यानी कि 3 का टेबल चला है। लेकिन कहाँ तक, 12 तक ही दिया है, अनंत तक नहीं दिया गया है यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे ये देखो, ये तो नहीं बदला, ये तो 3 का 3 है, बिल्कुल है। ठीक, और ये क्या है, 1 2 3 4, ये क्या है, ये नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है, और ये 3 है, तो हम इसको 3n तो लिख सकते हैं, और आगे में लिख देंगे कि n बिलोंग्स टू n, n बिलोंग्स टू n। फिर कंडीशन लगा देंगे, क्या लगा देंगे हम कंडीशन, कि ये 1 है और n है, कहाँ तक गया है हमारा, 4 तक गया है। देखो 1 से 4 तक गया है, बिल्कुल ठीक। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज। तो ये क्या है, ये आपका x का मान है, यानी कि जो दिया गया है आपको x इक्वल्स टू 3 है। तो आओ लिख देते हैं अच्छी तरीके से, यहाँ पे लिख दे कि x, यहाँ पे c ले लेती हूँ, है ना, x इज सच डेट x इक्वल्स टू क्या है, तो 3n है, x इक्वल्स टू 3n, और n कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, तो n में है, और ऐसा है कि यहाँ पे बगल में लिख लेना आप लोग, नहीं मिटा ही देती हूँ, मिटा दूँ क्या, मिटा देती हूँ, ये हल्का सा इसको बस मिटा दे, फिर बाकी वहां पे तो बन जाएगा अपना, है ना। तो ये और कैसा है कि 1 इज लेस, n इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इक्वल, n इज लेस देन इक्वल्स टू 1 एंड n इज, मैंने कुछ, हाँ मैंने ये बोल दिया था, मैंने गलत बोल दिया है, n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड n इज लेस देन इक्वल्स टू 4, ऐसे गया है ना कंडीशन, बिल्कुल देख लो 1 और 4 दोनों सम्मिलित हुआ है यहाँ पे, इसीलिए इक्वल्स टू लेना पड़ा है हमें। नहीं लेते, उनको सम्मिलित नहीं करते तो उनको नहीं लिखते हम लोग। क्लियर है, समझ में आ रहा है आप लोगों से भी, आई होप यही बन रहा हो, और आप भी, आपका भी आंसर यही आ रहा हो। आपको भी साथ में बनाना है, ये नहीं केवल देखना है, बनाना है। बिल्कुल मैथ्स को ये नहीं कि देखना है, हमें मैथ्स को बनाना रहता है। ठीक, फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है 2 4 8 16 32। पैटर्न कौन सा चला है पहले ये सोच लो। पैटर्न यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे पैटर्न चल रहा है 2 का स्क्वायर, बिल्कुल 2 का स्क्वायर। कितना आया है 2, पहले आया है 2, यानी कि यहाँ पे क्या किया गया है, 2 का 1 लिया गया है, यानी कि यहाँ पे पैटर्न क्या चल रहा है, 2 इक्वल्स टू 2 1, फिर उसके बाद 4 आया है तो 2 का स्क्वायर ले लिए, फिर उसके बाद 8 आया है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे 2 का क्यूब ले रहे हैं, फिर 16 यानी कि 2 को 4 बार गुणे किए हैं, यानी कि इनटू किए हैं, और उसके बाद 32 आया है, यानी कि 2 का पावर 5 हो जाएगा। पैटर्न ये चला है, यानी कि ये किसका मान है, ये x का, ये किसका मान है, ये हमारा, यानी कि ये 1 2 3 4 5, ये तो नेचुरल नंबर दिख रहा है, लेकिन 2 तो किसी में नहीं बदला। 2 बदला क्या जी, नहीं बदला। इसका मतलब कि ये कौन सा था, 2 है, n है, और n ऐसा है कि n बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर, लेकिन ऐसा नेचुरल नंबर कि n का मान जो है किससे बराबर और बड़ा है, तो 1 से, लेकिन छोटा किससे और बड़ा, किसके बराबर है, 5 के। है ऐसा, बिल्कुल, तो लिख दो ना यहाँ पे, जब है ऐसा तो x, यहाँ पे हमने कहा था c तक कर लिया, अब d लिख देती हूँ। x इक्वल्स टू x इज सच डेट x इक्वल्स टू 2n, आया ना, आया तो
फिर n बिलोंग्स टू n, और ऐसा है कि n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू n बट लेस देन इक्वल्स टू 5। तो यही हमारा आंसर आ गया। क्या आ गया? ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है? आई होप आपसे भी यही आया हो। आप लोगों को बस सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हुए चलना है। ठीक इस तरीके के प्रश्न आते हैं, सेट से आपके क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट में हम आ जाते हैं a इक्वल्स टू 1 4 9 6 25, ये इन्फिनिटी तक है। अभी तक तो रोक दिए थे, यहाँ पे रोके क्या? यहाँ पे रोक रहे हैं क्या? पहले ये बताओ, रोक रहे हैं? नहीं रोक रहे हैं। तो यहाँ पे हमको कैसे लिखना है? यहाँ पे फिर हमको कैसे लिखना है जब यहाँ पे नहीं रोका जा रहा है? 1 4 9 6, तो यानी कि पहले पैटर्न को देख लो ना। पैटर्न क्या चल रहा है? 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, फिर उसके बाद 4 है यानी कि 2 का स्क्वायर ले लिए हैं। अच्छा 9 है यानी कि 3 का स्क्वायर लिए हैं, 16 है यानी कि 4 का स्क्वायर लिए हैं, 25 है यानी कि 5 का स्क्वायर लिए हैं, और फिर उसके बाद में बताया नहीं है, अनंत है। इसका मतलब ये तो हमारा x निकल गया। और ये 1 2 3 4 5 है यानी कि ये क्या है? n है। लेकिन ये तो 1 है, ये नहीं बदला है। तो जो नहीं बदला तो उसको क्यों बदलना? वहां पे 2 लिख दो। अब तक ये 1 रह रहा था और ये बदल जा रहे थे। अब क्या है? ये बदल रहा है, 1 2 3 4 हो रहा है, लेकिन ये सब में 1 है। तो बस वैसे ही लिख देंगे, यानी कि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? a इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? a इक्वल्स टू x इज सच दैट x इक्वल्स टू n स्क्वायर, क्योंकि n बदला है और n क्या है? n प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है। कहाँ तक है पता नहीं, क्योंकि अनंत दिया गया और अनंत प्राकृतिक संख्या तो होती ही है। यहाँ पे आपको कंडीशन नहीं लगाना कि n किससे छोटा है बड़ा है, कुछ नहीं दिया है तो नहीं लिखेंगे। जबरदस्ती तो कुछ चीज ऐड नहीं करना, जितना दिया है उतना ही लिखेंगे हम। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट में आ जाते हैं। फिर उसके बाद में पूछा जा रहा है आपसे b इक्वल्स टू 2/3 4/5 6/7 8/9 10/11। अब इसका पैटर्न समझो, क्या पैटर्न चल रहा है। पहले पैटर्न को समझ जाना, फिर उसके बाद में सॉल्व करेंगे। पहले दिया गया है 2/3 दिया है, 2/3 दिया है, फिर दिया है 4/5, फिर दिया है 6/7, फिर 8/9, फिर उसके बाद 10/11 दिया है। अब चलो बनाओ, तो सब लोग अपनी अपनी कॉपी में बनाओ क्या आ रहा है, और फिर उसके बाद में बताओ क्या आंसर आ रहा है। तो 2 लिखेंगे, बिल्कुल लिख देते हैं। 3 आ रहा है यानी कि 2 + 1 लिख दें क्या? लिख देते हैं। अब उसके बाद 4 लिख दिए, यहाँ पे 4 + 1 लिख दें क्या? यहाँ पे लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। 6 है, 6 + 1 लिखने पे 7 आता है क्या? जी हाँ। 8 लिख रहे हैं, 8 + 1 आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है। 10 लिख दो, 10 + 1 11 आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है। इसका मतलब अब ये देखो कि जो ऊपर की संख्या है और ये जो किनारे वाली है, ये तो सब में हमने एक हिस्सा ले लिया है। सब में हमने क्या किया? हमने एक हिस्सा ले लिया। अब करें क्या? तो इसमें करें ये कि हमने सब में नीचे में क्या किए हो, देखो, यानी कि 2 है और 3 है, यानी कि +1 हुआ है ना, सब में +1 हुआ है, तो मैंने वही तो किया है। और क्या किया है? सब में तो +1 हुआ, तो मैंने भी वही +1 कर दिया। 2 + 1 4 + 1 6 + 1 8 + 1 10 + 1। लिखोगे कैसे? लिखेंगे ऐसे कि ये 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। 2 4 6 8 10 है। ठीक, तो इसको हम, ये तो क्या है? नेचुरल नंबर तो है, बिल्कुल है। ठीक, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 2 × 1 अपॉन 2 × 1 + 1। फिर उसके बाद में क्या दिया गया है? फिर उसके बाद में दिया गया है कि 2 × 2 अपॉन 2 × 2 + 1, ऐसे लिख सकते हैं क्या? फिर उसके बाद में क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? 2 × 3, फिर यहाँ पे 2 × 3 + 1, फिर उसके बाद 2 × 4, फिर 2 × 4 + 1, यहाँ पे 2 × 5 अपॉन 2 × 5 + 1 लिख सकते हैं क्या? बताओ तो, लिख रहे हैं क्या? हाँ लिख रहे हैं। अब ये बताओ, यहाँ पे दिया है 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, ये क्या है? 1 2 3 4 5 नेचुरल है क्या? जी हाँ। यहाँ पे क्या दिया है? 1 2 3 4 5 नेचुरल है क्या? जी हाँ बिल्कुल है। तो क्या यहाँ पे हम पैटर्न बना लें क्या? किसका पैटर्न बना लें? 2n अपॉन 2n + 1 का बना लें क्या? और ऐसा कर देंगे कि n नेचुरल नंबर है। कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। चलो आओ देख लेते हैं, लिख सकते हैं क्या? इसको लिख सकते हैं, b = x इज सच दैट x = 2n अपॉन 2n + 1।
ठीक, ऐसा n है कि n जो है नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है, और कहां से कहां तक है, 1 से 5 तक है। यानी कि n कैसा है, तो n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 बट लेस देन इक्वल्स टू 5। वहीं तक तो गया है क्या? जी हाँ, बिल्कुल गया है। आप लोगों का भी यही बना या नहीं बना, पहले ये बताओ, यही बना है या नहीं बना है, और आप लोगों से बना है या नहीं बना है? ठीक, यही आया होगा आप लोगों का भी। ठीक है, समझ में आ रहा है? पहले पैटर्न को समझो, एक एक ऐड हुआ है तो मैंने वही एक एक ऐड कर दिया। फिर इसको और तोड़ सकते हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल तोड़ सकते। 2 into 1, 2 into 2, 2 into 3, 2 into 4, 2 into 5 हमने कर दिया और लिख दिया। हमने 2n/2n+1 का पैटर्न ला लिया, और यही आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे समझ में आया? इतनी चीजें क्लियर है आप लोगों को? आइए आगे देखते हैं। a इक्वल्स टू 1, 4, 9, 16, 25 दिया है। अब आपको ये आपको रोस्टर फॉर्म दिया है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट, अब यहाँ पे मैंने क्या बोला था, सेट बिल्डर फॉर्म स्टेटमेंट फॉर्म भी होता है, यानी कि केवल स्टेटमेंट दिया है तो वो भी सेट बिल्डर फॉर्म ही होगा। शुरू में मैंने बताया ना कि जहाँ पे मैंने आपको कह दिया था कल कि रोस्टर और सेट स्टेटमेंट एक होता है। जी नहीं, सेट बिल्डर और स्टेटमेंट एक होता है। ठीक, इंग्लिश की बात करी हूँ, हिंदी में तो 2 ही फॉर्म मैंने आपको बताया। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताओ 1, 4, 9, 16, 25 कौन से पैटर्न का है? तो यहाँ तो पहले पैटर्न को समझो कि पैटर्न कैसा है। तो पैटर्न यहाँ पे ऐसा चल रहा है, 1 का स्क्वायर आया है, 2 का स्क्वायर 4 आया है, 3 का स्क्वायर 9 आया है, फिर 4 का स्क्वायर 16 है, और 5 का स्क्वायर क्या है, तो 25 है। 25 है। ठीक, यानी कि ये हमें ये दिख रहा है कि ये स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? ये किसका स्क्वायर है? तो 1 का स्क्वायर हो गया। 1 का स्क्वायर, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया था, उसको मैं सुधार देती हूँ। यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होता है। यहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी क्या है? तो ये सभी तो नेचुरल नंबर है। ये सभी नेचुरल नंबर है। इसका मतलब ये किसका स्क्वायर है? नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। अब देखो कहीं लिखा है क्या? जी हाँ लिखा है। कहाँ लिखा है? स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याओं का वर्ग है। ये है क्या? जी हाँ बिल्कुल है। 1, 4, 9, 16, 25 क्या है? तो प्राकृत संख्याओं का वर्ग है, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर है। 1, 2, 3, 4, 5 का स्क्वायर है। तो 1, 2, 3, 4, 5 क्या होता है? n होता है। n होता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। ठीक है, इस तरीके से भी स्टेटमेंट बेस्ड भी रहा तो भी जान लेना वो सेट बिल्डर फॉर्म ही बोला है और हमें वहां पे निकालना है। पैटर्न को समझो, पैटर्न क्या है, स्टेटमेंट को पढ़ो, जान जाओ आंसर। समझ में आ गया? क्लियर है आप लोगों को? फिर उसके बाद नेक्स्ट में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि टाइप 4 है। ये क्या है? टाइप 4 है। चौथा पैटर्न। चौथा पैटर्न क्या पूछ रहा है आपसे? विच ऑफ द फॉलोइंग टू सेट्स आर इक्वल? निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन समान है? कौन समान है? अब ए क्या है? तो ए जो है शब्द एलॉय के अक्षरों का समुच्चय है तथा बी शब्द लॉयल के अक्षरों का समुच्चय है। ठीक, फिर ए इज अ सेट ऑफ अल्फाबेट्स ऑफ वर्ड एलॉय और ए इज अ सेट ऑफ अल्फाबेट्स ऑफ वर्ड लॉयल, यानी कि सेट ऑफ अल्फाबेट्स है। यहाँ पे अल्फाबेट्स आओ बना लेते हैं। एलॉय लिखा गया है। एलॉय को हम कैसे लिख सकते हैं? एलॉय को हम रोस्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं ए लिखेंगे, एल लिखेंगे, ओ लिखेंगे, वाई लिखेंगे। दोबारा एल लिखना पड़ेगा क्या? जी नहीं। बन गया क्या हमारा सेट ऑफ अल्फाबेट्स ऑफ वर्ड एलॉय, हमने बना लिया सेट। फिर उसके बाद में आया है लॉयल, आया है क्या? जी हाँ। इसको लिखो, एल लिखेंगे और क्या लिखेंगे? ओ लिखेंगे, वाई लिखेंगे और ए लिखेंगे। दोबारा लिखेंगे क्या एल? जी नहीं लिखेंगे। अब ये बताओ, ये वाला जो है यानी कि ये क्या है आपका ए और ये है आपका बी। अब ये बताओ ए एल ओ वाई और ए एल ओ वाई दोनों एक है क्या? जी हाँ बिल्कुल दोनों एक है, सेम है। पूछा गया ना कौन इक्वल है, तो ये दोनों ही इक्वल है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या है? यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 इसमें फर्स्ट क्या है?
इक्वल है। विच ऑफ द फॉलोइंग टू सेट्स आर इक्वल, दोनों ही क्या है, इक्वल है। इसको भी कैसे लिखेंगे, LOI के ALOY लिखाएगा और ये भी ALOY ही लिखाएगा, क्रम मायने नहीं रखता है, यानी कि ये दोनों क्या है, ये इक्वल है। क्लियर है, समझ में आ गया आप लोगों को। नेक्स्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या पूछा गया है हमसे, MCQ के फॉर्म में है, यानी कि A को दिया गया 1 2 सेट के फॉर्म में और B दिया है 1, A दिया है 1 2, B दिया है 1 2 3, A दिया है 1 2 3 और B 2 1 3 और A दिया है 1 2 4 और B दिया 1। अब इनमें बताओ कौन से दो समुच्चय हैं जो कि समान है, कौन से दो समुच्चय हैं जो समान है, बताइए तो इनमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो क्या हमको ऑप्शन नंबर ए में पहले देखेंगे, तो यहाँ पे 1 2 लिखा है, वहां पे 1 लिखा है, होगा क्या, नहीं होगा। यहाँ पे 1 2 लिखा है, यहाँ पे 1 2 3 लिखा है, होगा क्या, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे 1 2 3 लिखा है, यहाँ पे 2 1 3 लिखा है, ये होगा क्या, जी हाँ ये बिल्कुल होगा। भले ही क्रम कुछ भी हो, मायने नहीं रखता, लेकिन 1 2 3, यहाँ पे 1 2 4 लिखा है, यहाँ पे 1 2 3 लिखा है, होगा क्या, नहीं होगा। इसका मतलब कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही है। और ये दो समुच्चय क्या है, समान है, इक्वल है। दीज टू सेट्स आर इक्वल। समझ में आ गया इस तरीके। तो समुच्चय से अब तक जो हमने पढ़ा था अपने फर्स्ट लेक्चर में, उसका हमने आज प्रैक्टिस भी कर लिया। तो यहाँ पे आपको अब बेटर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि प्रश्न कैसे बनेंगे आपके। हमने जो थ्योरी किया उसका हमने आज MCQ भी कर लिया। क्लियर है, समझ में आया। तो आज की क्लास को फिर मैं यहीं पे एंड करूंगी। नेक्स्ट क्लास में फिर हम आगे इसके पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर हम बहुत जल्द मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।